अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे और खुशबाश का वर्ड मैं एग्जेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि लाहौर इस वक्त जो है ना, उसकी जो सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी हैं और लोग जो हैं उनका वो हाल हो गया है। सिर्फ उन लोगों की चांदी है जो बेईमानी करते हैं जनाब अली, और निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे मफलूज हो गया है। जो बेचारे रेड़ी बान हैं, जो लोग बेचारे ठेले लगाते हैं, जो सड़कों के किनारे पर खड़े होकर काम करते हैं, वो बेचारे तो काम कर नहीं सकते हैं। अलबत्ता दूध में मिलावट करने वाले हजरात जो है ना, उनकी मौजें हैं। वो आजकल जो है वो नहरों के अंदर, आपको साथ साथ वीडियो नज़र आ रहा है, वो नहरों के अंदर जो है ना अपनी कुप्पियाँ रख रख के उसमें पानी भर रहे हैं और वो वाली नहरों वाले जो गंदे पानी वाला दूध है ना, वो आपको पिला रहे हैं। वैसे अच्छी बात यह है, कम से कम सर्फ तो नहीं मिला रहे, कम से कम केमिकल तो नहीं मिला रहे, क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक है। चलो जी, नहर दा गंदा पानी से ही। और जनाब आली, मैं आपको बताऊँ कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मुस्लिम टाउन के पास से गुजरी तो वहाँ पर तकरीबन 3 घंटे के लिए मेरी गाड़ी वहाँ पे फंस गई और दूर दूर तक गाड़ियों की लाइनें थी। और जब पूछा तो पता ये चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है। और मुझे फिर वो बाद में जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो पता चला कि वो मुस्लिम टाउन का जो है ना अंडरपास, वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक का वो निज़ाम दरम बरम हुआ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फिर आप सोचें कि लाहौर जैसे शहर में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उससे भी पहले आपको याद होगा, सर्दियों की बात है, ये भी वाकया जो है टाउनशिप के पास पेश आया था, ये जौहर टाउन के पास, जहाँ पर एक खातून बेचारी गाड़ी चला रही थी और गाड़ी चलाते चलाते उसने देखा कि मैं अचानक अंधेरों में चली गई हूँ और उसको पता चला कि सड़क ऊपर से टूट के और वो नीचे गड्ढे में जा गिरी थी। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ लोगों ने उसको देख लिया और खातून को बचा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी गाड़ी नहीं बच सकी थी। और जनाब अब की बार क्या हुआ है कि लाहौर का जो सबसे मसरूफ़ शाहरा है, यानी कि किनाल रोड, वो पूरी की पूरी जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। और ये जनाब, जिस किसी ने भी ये हरकत की है और जो कोई भी इस तरह की सड़कें बनाता है, मैं तो ये कहती हूँ कि उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो उसके इंचार्ज सुपरवाइजर्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं, उनको पकड़ के एक दफ़ा इन्हीं गड़ों के ऊपर जो है ना वो खड़ा करके ऊपर लटका दो, तो उसके बाद आप देखिएगा कि ये काम दोबारा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये बताया जा रहा है कि ये बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में ये रोड बनी थी, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे और ये रोड की बेसिकली एक्सपेंशन किया, यानी कि दरमियान में जो रोड था उसके जो राइट और लेफ़्ट साइड पर जो जगह होती है, जिसको आप सर्विस लेन कह लें या जो एक फुटपाथ के साथ जो जगह होती है, उसको इसको इन्होंने खाली वो ऊपर जो वो होती है ना, लुक सी होती है, तारकोल सी होती है, वो डाल के बस उसको बना दिया और उसके नीचे उन्होंने कोई उसकी मजबूती की नहीं है। हालांकि उनको नहीं पता कि पूरी जो सड़क होती है उसके नीचे मिट्टी होती है और मिट्टी के साथ किनाल चल रही है, पानी की वजह से वो नीचे से सारा बह सकता है। और लेकिन अफसोस की बात है कि उन लोगों की ज़िंदगियों से क्या लेना देना। और न्याजी साहब तो चिल करते हैं जी। न्याजी साहब का एक फ़नी वीडियो आपको दिखाती हूँ जिसमें वो यही कह रहे हैं जी, हमेशा की तरह घबराना नहीं है। देखिए, 6,000 अरब, 2.5 अरब और 30,000 अरब, 3 अरब 30 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर, 6,000 अरब, 2.5 अरब, 30,000 अरब, 6,000 अरब से 18 हौसला रखे, कोई घबराने की बात नहीं है जी। तो आपने देखा, सारे गमा पा न्याजी साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है। और ये जो बुज़दार साहब हैं, यानी कि वसीम अकरम प्लस, ये न्याजी साहब के वसीम अकरम प्लस का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं लाहौर के अंदर। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि वसीम अकरम प्लस को भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और जहाँ उनके ऊपर इतने केसेस बनने हैं, तो साथ ही समझ लें एक केस ये भी बन गया, तो एक और केस का इजाफा हो गया। लेकिन पिसने वाले कौन है? पाकिस्तानी बेचारे, हम अवाम, क्या कह सकते हैं। अगली खबर के ऊपर चलते हैं जनाब जी। अमेरिका का फिर से एक बार रद्द-ए-अमल आया है साइफर के मामले में। और जो मुशीर हैं अमेरिकी सदर के, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो चेयरमैन पीटीआई है ना जी, इनका जी दिमाग ख़राब हो गया। नहीं, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई का साइफर ड्रामा जो है वो पाकिस्तान की जग हसाई का बायस बना। एक तरफ जग हसाई का बायस बना, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, तीसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर मईशत का जो बुरा हाल हुआ, दूसरे मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी, पाकिस्तान दिवालिया होने की जिसे कहते हैं ना कि वो डगर पे चल पड़ा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अदालतें आजकल क्या कर रही हैं, न्याजी साहब को सिवाय रिलीफ देने के कुछ भी नहीं कर रही हैं। इस हवाले से भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ। न्याजी साहब को जनाब जी 9 मई का जो मुकदमा है उसमें उनको नामजद किया गया। अभी तोशाखाना केस में भी उन्होंने इस्तिस्ना चाहिए कि जनाब मुझे इस्तिस्ना चाहिए हाजिरी से, तो उनको इस्तिस्ना भी मिल गई।
न्याजी साहब ने जनाब अली 9 मई के मुकदमे में उनको जो नामजद किया गया था, उसमें अदालत ने उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं वो सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। जज साहब ने फरमाया, ये इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट था बेसिकली, उन्होंने फरमाया कि जनाब अली न्याजी साहब को नामजद करना 9 मई के मुकदमे में बदनीयती है। मुलाहिजा फरमाएं कि वो न्याजी साहब जो जेल जाने से पहले खिताब फरमा के अपनी कौम को कह के जाते थे कि ए मेरी कौम, मैं अंदर जाऊंगा, ये कर देना, वो कर देना, तोड़ फोड़ करना, ये करना, इनको फेंटा चढ़ा देना, इनकी टांगे तोड़ देना, जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी है वो उनके कत्ल का जो है ना मंसूबा बना रहा है, ये सारे एविडेंसेस होने के बावजूद जज साहब फरमाते हैं कि 9 मई का मुकदमा जो है वो न्याजी पे कायम करना टोटल बदनीयती है। और साथ में उन्होंने कहा कि 2 ये जो मुकदमात हैं जो न्याजी के ऊपर चल रहे थे, यानी तोशा खाना और साथ में दूसरे वाला, उन्होंने कहा जी इसमें उनकी ज़मानत होगी। और साथ ही उन्होंने जनाब क्या कहा, उन्होंने कहा कि साबित करना होगा, साबित करो कि खान के उकसाने पर, इल्ज़ाम पर और जुर्म के दरमियान जो है वो कोई ताल्लुक है आपस में, यानी कि न्याजी ने ही उकसाया था, इसको साबित करो, ये जो इल्ज़ाम है इसको साबित करो, और जुर्म जो है वो कैसे साबित होता है इसको भी साबित करो। वाह सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जनाब जी वीडियो एविडेंसेस पेश किए गए, उनको दिखाए गए ट्वीट्स, उनको दिखाए गए वो तमाम वीडियो एविडेंसेस जिसमें न्याजी साहब लोगों को उकसा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद क्या किया गया, उनको ज़मानत दे दी गई। अब इसके ऊपर जो है वो रद्द अमल आया है 2 लोगों का। एक हैं जी अता तारड़ कह रहे हैं कि जी जज साहिबान भी उनको यही कह रहे हैं कि घबराना नहीं, और अता तारड़ की भी कहानी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। और दूसरा जो रद्द अमल आया वो आया है जी जावेद चौधरी का। जावेद चौधरी का क्या कहना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले अता तारड़ की बात सुन लीजिए। इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कई मरतबा न्याजी साहब अदालत में पेश नहीं होते। आज भी अदालत से राह फरार इख्तियार की गई, अदालत में पेश नहीं हुए। ये इस बात की दलील है कि चोरी का और नॉन डेक्लरेशन का असासे जाहिर ना करने का ये सबूत है कि अदालत के सामने आने से घबरा रहे हैं। किसी जमाने में कहा करते थे आपने घबराना नहीं है, तो मैं आपको कहता हूं आपने अब नहीं घबराना। आके अदालत में जवाब दें कि आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए जो तोशा खाना के तोहफे आपने चोरी किए, फिर जो बेचे उसकी जाली रसीद क्यों लगाई कि ये F6 की एक दुकान में बेचे हैं, फिर उसके बाद जब उससे जो रकम हासिल हुई उसका कुछ हिस्सा अकाउंट में जमा कराया, बाकी हिस्सा कहां पे गया, वो पैसे भी डिक्लेयर नहीं है। तो अता तारड़ की कहानी भी आपने सुन लिया जनाब। अब मैं आपको जावेद चौधरी की कहानी सुनाती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो अब तक लोग गिला कर रहे हैं कि न्याजी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, एक तरफ अदालतें रिलीफ दे रही हैं, दूसरी तरफ जावेद चौधरी का दावा ये है कि जनाब जब निगरान हुकूमत आ जाएगी तो फिर वो आकर न्याजी को पकड़ेगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है यानी जो PDM हुकूमत थी वो अपने ऊपर ये सारा इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती। तो जनाब क्या कह रहे हैं जावेद चौधरी, आप उससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, आपकी मर्जी है जी, मेरा काम है जी आपको खबर देना, वो भी गर्मा गर्म। हैव अ लुक। साहब के खिलाफ जो केसेस हैं 3-4 बड़े केसेस हैं, अब ये मंतकी नतीजे तक पहुंच रहे हैं। एक तोशा खाने का केस, दूसरा अलकादर यूनिवर्सिटी का केस, तीसरा इद्दत में निकाह का केस। ये तीनों केसेस ऐसे हैं कि जो मंतकी नतीजे पर बड़ी तेज़ी से पहुंच रहे हैं और ये 25 जुलाई के बाद इनकी स्पीड में इजाफा हो जाएगा। और जो ही ये गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, 14 अगस्त को ये गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और उसकी जगह केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब जनाब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर जो है वो मैं आपको दे दूं, वो ये है जनाब के मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जो ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के ऊपर है। और आपको पता है कि मोनस इलाही जो हैं वो स्पेन में हैं और पापा जो हैं वो काफ़ी देर से जेल में हैं और पेन में हैं। तो इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह कर दूं, और वो ये हैं जनाब जी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही जो हैं उनको फाइनली इश्तिहारी करार दे दिया गया है। बहुत बार जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, बहुत बार जो है उनको पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन हर बार जो है वो बेसूद था।
और फाइनली जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एफआईए के तफ्तीशी की दरख्वास्त पे ये हुक्म जो है इसको जारी किया, और साथ ही जो ये इश्तिहारी उनको करार दिया उसके अलावा उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं उसको जारी कर दिया गया। और जैसे जैसे अब आपको पता है कि निगरान हुकूमत के आने का वक्त हुआ चाहता है, और जैसे जैसे ये हुकूमत जा रही है वैसे वैसे शिकंजा जो है वो थोड़ा सख्त हो रहा है। लेकिन न्याजी साहब के ऊपर ये शिकंजा जो है ये इसलिए सख्त नहीं हो पा रहा कि जो तागूती ताकतें उनके पीछे हैं और जिस तरह की धमकियां इस वक्त हमारी रियासत को सुननी और देखनी पड़ रही हैं, और उसके बावजूद भी अच्छी बात है कि वो उनके दबाव में नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये तो उनको ही देखना है। लेकिन अगर छोड़ दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, तो ये एक बड़ी बैड एग्जाम्पल जो है ये सेट होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर आपको याद होगा कि एक JIT की तश्कील हुई थी, और JIT ने न्याजी को जो है वो मुलजिम और मुजरिम जो है वो, मुजरिम तो खैर बाद में करार पाएंगे लेकिन मुलजिम उनको करार दिया था। उसके बाद अब दोबारा से एक और JIT की तश्कील दी गई है। अब आई डोंट नो कि दूसरी JIT जो है ये क्यों बन रही है या इसके पीछे की क्या वजूहात हैं। जब वो मेरे पास आएंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल यही बात है कि जी JIT की एक और तश्कील जो है वो हो गई है। और साथ ही एक और ख़बर आपको देती चलूँ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो काफ़ी मुतरफ़ हो गए हैं जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी के। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी। हालांकि मोहसिन नकवी के ऊपर आजकल जो है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। उसकी वजह यह है कि गाड़ियों के जो है वो काफ़ी बड़े ऑर्डर्स दिए गए हैं जो कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को और जितने भी अफसरान हैं उनको दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि जितनी स्पीड से, यानी कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उनको कहा जाता था कि वो शहबाज स्पीड हैं, उनको शहबाज शरीफ नहीं कहा जाता था, शहबाज स्पीड कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी जो हैं वो मुझसे भी ज़्यादा बढ़कर आगे तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी जो हैं इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे लाहौर के अंदर काफ़ी तेज़ी से तरक्याती मनसूबों पर अमल कर रहे हैं। लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ज़रा वसीम अकरम प्लस को भी पकड़ें और देखें कि ये जो सड़कों में गड़े पड़ रहे हैं पूरे लाहौर के अंदर, इन चीज़ों को भी देखें। और ख़ास तौर पे जो निकासी आब का मसला है, इतनी ज़्यादा आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो निकासी आब है उसको आप देखें। तो बहरहाल क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ खुद ही सुन लीजिए मोहसिन नकवी के बारे में। मैं दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यानी मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। अब चलते हैं जी दो बुरी, इंतहाई बुरी खबरों की तरफ। उसमें से एक जो बुरी खबर है वो जनाब ये है कि बिजली जो है उसमें फ़ी यूनिट 7 रुपये का इजाफा करने की तजवीज़ दे दी गई है, और इसके ऊपर लोग जो हैं वो काफ़ी सरापा एहतजाज हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि एक तरफ आपने पेट्रोल जो है वो 15 रुपये सस्ता किया और दूसरी तरफ आप बिजली जो है वो 7 रुपये फिर महंगी कर रहे हैं। मतलब ये है कि हर लिहाज से आपने अवाम के ऊपर ही बोझ डालना है। अब इसके ऊपर ना मुझे एक बड़ी मज़ाहिया सी एक ज़बरदस्त सी कहानी याद आ गई। वो एक चोर था, वो किसी की गाड़ी चुरा कर ले गया। गाड़ी भी बड़ी महंगी तरीन थी। इससे पहले कि वो शख्स जाके रिपोर्ट दर्ज करवाता, उस डाकू या चोर ने जनाब वारदात क्या डाली कि उसने उस गाड़ी का पॉलिश कराया, उस गाड़ी की सारी मेंटेनेंस की, उस गाड़ी को ऐसा नया नकोर करके उसके घर के बाहर खड़ा कर दिया। अब वो मालिक जो है वो हैरान परेशान कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी और आज मेरे घर के सामने ये गाड़ी खड़ी है और एकदम नई सर्विस पॉलिश हुई हुई गाड़ी। अचानक जब वो गाड़ी को अपने गाड़ी के उसके खोलता है विंडो को, तो वो देखता है कि अंदर एक ख़त पड़ा होता है। उस ख़त के अंदर लिखा होता है कि मैं बड़ा माजरत खा हूँ कि मुझे आपकी गाड़ी जो है वो चुरानी पड़ी, लेकिन मैं बड़ा मजबूर था कि मेरी वाइफ को हॉस्पिटल जाना था और उसको इमरजेंसी थी, और मैंने उस वक्त जो है बड़े लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, और अनफॉर्चुनेटली सामने मुझे आपकी गाड़ी नज़र आ गई और मैंने आपकी गाड़ी पकड़ी और मैंने अपनी बीवी को लिया और मैं अस्पताल ले गया। मैंने उसको चेकअप करवाया। बाद में मुझे ख्याल आया कि आपका शुक्रिया अदा करने के तौर पे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो गाड़ी के अंदर जो है वो फ़िल्म के टिकट्स पड़े हुए हैं। मेरी तरफ से आज रात आप अपने पूरी फैमिली के साथ फिल्म्स देखिएगा, और गाड़ी की पिछली सीट पे मैंने जो है आप लोगों के लिए बहुत सारे पॉपकॉर्न्स, चिप्स और पैकेट्स जो हैं वो रखे हैं, जो आप फिल्म देखते हुए जो है वो खाइएगा, महसूस होइएगा। वो शख्स बड़ा खुश हुआ। उसने कहा वाह क्या कमाल का चोर है, गाड़ी भी छोड़ के गया, पॉलिश भी करा के गया है, पीछे उसने फिल्म के टिकट्स भी रखे हैं। रात को वो चला गया अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने। जब वो वापस आया उसने देखा कि उसका पूरा घर जो है ना वो खाली हो चुका था, पूरा घर लुट चुका था। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो आगे फिर एक ख़त पड़ा था। उस ख़त के अंदर लिखा हुआ था आई होप कि आपने फ़िल्म काफ़ी इन्जॉय की होगी। तो बेसिकली लोगों के साथ यही फिल्म हो रही है। एक तरफ से उनको रिलीफ मिलता है, दूसरी तरफ से उनको जलील किया जाता है।
तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मगर इसमें हुकूमत भी मजबूर है। मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था और आपको पता है कि IMF की अपनी शराइत होती हैं और IMF जब भी आपको बजट देगा वो हमेशा हमेशा आपको बिजली महंगी करने की बात करेगा, पेट्रोल महंगी करने की बात करेगा और लोगों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाने की बात करेगा। बहरहाल दूसरी जो इंतहाई बुरी खबर है वो जनाब ये है कि आपको पता है कि स्वीडन के अंदर जिस तरह से ब्लास्फेमी की जाती है, जिस तरह से वहाँ पे कुरान पाक को जलाया गया, उसके बाद वहाँ पर एक शख्स है, उस शख्स की तफसीलात भी आपको बताती हूँ कि उसने वहाँ पर इजाज़त ली कि ठीक है जी, अगर आप कुरान पाक को जलाते हो हम भी आपकी तौरात और इंजील को जलाएंगे। यहाँ तक कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, आई डोंट नो वो किस तरह के लोग हैं, वो इंसान भी हैं कि नहीं, कि उन्होंने उस शख्स को इजाज़त भी दे दी कि हाँ ठीक है तुम जला लो। लेकिन उस शख्स ने वहाँ पर क्या किया कि उनका जो सफारत खाना था या जहाँ पर भी आके उसने एहतजाज करना था, उसके सामने खड़े होकर उसने एक हाथ में तौरात ली, एक हाथ में उसने इंजील ली और उसने कहा ये भी आसमानी किताबें हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से हैं। मैं एक मुसलमान होने के नाते ऐसा कभी नहीं कर सकता कि अगर कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है तो मैं इन किताबों को जला दूँ। लेकिन उसका फ़ायदा जो है दुनिया ने यूँ उठाया है कि अब दोबारा से बेहुरमती हुई है और वो बेहुरमती डेनमार्क के अंदर हुई है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है अमेरिका ने आवाज़ तो उठाई है, अमेरिका ने बस एक हल्का सा कंडेम कर दिया, लेकिन करवाने वाले लोग कौन होते हैं? यही लोग पीछे से होते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों को सजाएं मिलें, वो जो लोग हैं ना जो पाकिस्तानी यहाँ पे बैठकर ये बात करते हैं कि बाहर के मुल्कों में बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कानून है, अगर स्ट्रॉन्ग किस्म का कानून है तो फिर इन लोगों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी के मज़हब की जो है वो इस तरह से दिल आज़ारी किसी की जाए या उसके मज़हब की तौहीन की जाए। तो इसके ऊपर जो है सख्त कवानीन होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी शहबाज शरीफ से कहा कि आप स्वीडन से अपने सफ़ीर को बुलाएं, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि फिर देर क्यों है, फ़ौरन बुलाएं, फ़ौरन उनके साथ बाइकआउट करें, डेनमार्क के साथ भी करें। और जनाब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो तो आपने बताना है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है, फैसल वावड़ा साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है। फैसल वावड़ा आए रोज़ कोई ना कोई नई शुरली छोड़ते हैं और उनकी शुरलियाँ सच भी साबित हो रही हैं। एक भी शुरली उनकी ऐसी नहीं है कि जो गलत साबित हो। उन्होंने आप जनाब ये खबर दी है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं एक दफ़ा क्रेडिट आपसे ले लूँ, भाई मैं आपकी लाडली हूँ, मैं आपको पहले खबर देती हूँ तो मेरा भी तो बनता है ना हक। आपको याद होगा मैंने आज से 1 महीना पहले व्लॉग बनाया था, अगर आप जाएं मेरी पूरी लिस्ट में तो आप जाके मेरा वो व्लॉग भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, वो आप तक नहीं पहुंच रहा। मैंने आपको याद होगा बताया था अपने व्लॉग में कि उनको उनके घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया था। फिर उससे पहले जब वो जा रहे थे, कहीं आ रहे थे, तो उनकी हरकत सकनात को नोट किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके जो दौरे हैं बाहर के उसको भी उन्होंने लिमिटेड कर दिया था। फिर आपको याद होगा मैंने व्लॉग में आपको ये भी बताया था कि उनको कहा गया था कि जब तक आपके ऊपर इंक्वायरी हो रही है आपने तब तक मुल्क से बाहर भी नहीं जाना। तो जनरल फैज़ हमीद हैं, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक, आपको याद होगा मैंने उसकी रिपोर्ट भी आपको दी थी कि FIR भी दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके घर से नकदी भी चोरी हो गई है, उनका फ़ोन भी चोरी हो गया। बताने वाले बताते हैं कि उस फ़ोन के अंदर बड़े राज थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई ताकि वो चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से एजेंसीज़ के हाथ ना लगें। तो अब जो है वो फैसल वावड़ा ये कह रहे हैं कि DG ISI जो साबिक हैं यानी कि फैज़ हमीद, उनके खिलाफ पसे पर्दा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, शुरू हो चुका है। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। का नाम लिया है, कभी स्पेल आउट किया? मैं तो बोल रहा हूँ ये 2 खास हैं, एक का तो मैं ले चुका हूँ बहुत जगह, अभी भी आपके शो पे लिया। ठीक है, फैज़ हमीद का आपने नाम मैं लिया। एक रीजन की वजह से नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे मेरी कन्विक्शन है कि पसे पर्दा कुछ चीजें चल रही हैं, तो मैं कानून के तौर पे कानूनी तौर पे नहीं चाहता कि कानून का रास्ता रुक जाए। ये तो फिर बहुत अहम बात है। आप कहते हैं कुछ चीजें चल रही हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई चल रही है खास लोगों के खिलाफ? देखिए ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है ना कि एक को माफ कर दिया जाएगा और 2 को लटका दिया जाएगा। मारे तो जो भी है कानूनी तौर पे मारे तो सारे जाएंगे, यानी कि इवन इफ दे बिलोंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। इट रियली डजंट मैटर। रियली ये जो चीफ है वो हाफिज कुरान है, एक स्पॉटलेस आदमी है, ये स्पेयर किसी को नहीं करेंगे। अपने इदारे आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मैं इन अदर वर्ड्स फॉर जस्ट क्लैरिटी कि आप कह रहे हैं कि फॉर्मर स्पाई चीफ anyone who is involved including him, anyone who is involved will not be spared। जी तो जनाब ये खबर भी आपने सुन ली और अब इससे भी आगे ख़तरनाक खबर की तरफ चलते हैं। और ख़तरनाक खबर ये है कि मुराद सईद के बारे में भी आज से 1.5 महीना पहले 1 महीना पहले मैं आपको बता चुकी थी, जब मैंने ये व्लॉग बनाया था और मैंने आपको बताया था कि वो भी आज़म खान की तरह ही इदारों के पास हैं और 80% चांसेस हैं कि वो इदारों के पास हैं। उनके बारे में इसीलिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही, इसीलिए इतनी खामोशी है कि सबको पता है कि वो कहाँ हैं। उनके बारे में 2 बातें पहले आईं, एक ये कि वो अफ़गानिस्तान फ़रार हो चुके हैं
और दूसरी उनके बारे में ये खबर आई कि जो वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने उनको अपने घर में पनाह दी हुई थी। और जब हम इदारों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि दोनों खबरें गलत हैं। वो कहते हैं अफगानिस्तान वाली खबर ठीक हो सकती है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाली खबर जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक मुराद सईद जो है वो मुल्क के अंदर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रही हूँ कि मुराद सईद जो हैं वो इदारों के पास ही बताए जा रहे हैं 80%। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह आज़म खान 1 महीने के लिए गायब रहे, 1 महीने के बाद वो अचानक मंजर आम पर आए, वो वादा माफ़ गवाह बने और वादा माफ़ गवाह बनने के बाद उन्होंने 161 और 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाया। और वो न्याजी साहब जो ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए आज़म खान मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, वही आज़म खान जिनके बारे में फैसल वाउडा काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि वो बोलेंगे और वो बोले। और अब जनाब अली फिर से आपको खबर दे रही हूँ और वो यही है कि मुराद सईद जो हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि मुराद सईद जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। सिर्फ उनसे एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे थे क्योंकि अरशद शरीफ कत्ल में उनके ताने बाने मिलते हैं, लैपटॉप उनके पास है, बहुत सारे अंदरूनी ऐसे मामला हैं जो अवाम के पास नहीं आ सकते। और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो अपना सामने आकर आज़म खान की तरह इकबाल जुर्म भी करेंगे और आकर वो वादा माफ़ गवाह भी बन जाएंगे। तो ये खबर भी है। और इसके साथ साथ एक और ख़बर ये चल रही है कि ज़रताज गुल के बारे में मुबैना तौर पे ये दावा करने वाले कर रहे हैं कि उन्होंने अंदर खाते जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कुछ कह रहे हैं कि कर लिया है, कुछ कह रहे हैं करने वाली हैं। बहरहाल ज़ाहिर बात है ज़रताज गुल अगर पीटीआई को छोड़ेंगी तो ऑब्वियसली कोई और पार्टी तो उन्होंने ज्वाइन करनी है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही जरदारी साहब के सामने कुछ इस तरह के चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं न्याजी को लेकर कि अगर आप उनको सुन लेंगे तो वो इंकशाफात सुनने के बाद आपको रेहाम खान की किताब भूल जाएगी। तो अब आप सोचिए कि जब रेहाम खान की किताब आई थी, और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं ना आज तक देखा तो समझे आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ पे आपको थंबनेल नजर आ रहा है, वो रेहाम खान की किताब का मुकम्मल खुलासा मैंने उस किताब के अंदर बताया और आपके कानों में से धुएं निकलते हैं जब आप वो वीडियो देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि रेहाम खान ने अपनी किताब में किस किस तरह के इंकशाफात किए हैं। और जनाब अली अब वही रेहाम खान से हटकर ज़रताज गुल के इंकशाफात जब सामने आएंगे तो सोचे कि वो कितने लोगों के दिल दहला देंगे और कितनी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। उसका इंतज़ार अब सब लोग कर रहे हैं क्योंकि ये दो खास थे, एक ज़रताज गुल थी, मुराद सईद थे। अब ये आकर क्या गंद घोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। तो बारी है जनाब जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मुराद सईद के बारे में आपका क्या इम्कान है। आपको क्या लगता है कि वो अफगानिस्तान में अभी ताहाल जो है वो फरार हैं, या आपको लगता है कि वाकई एजेंसीज के पास है और आज़म खान की तरह सामने आ सकते हैं। ज़रताज गुल के बारे में जो खबर आपके साथ शेयर की है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और बताइए कि जनरल फैज़ के बारे में फैसल वाउडा का जो ये बयान है कि उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ शुरू हो चुका है, समझ लो मारे गए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और बताइए कि 9 मई के वाक़यात पर दोबारा से GIT को क्यों तश्कील दिया गया, और बताइए कि न्याजी को अदालतें अभी तक रिलीफ क्यों दे रही हैं, 9 मई के वाक़यात में ज़मानतें क्यों दी हैं, तोशाखाना केस में उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना क्यों मिला है, अता तारड़ ने जो कुछ कहा है, जावेद चौधरी ने जो कुछ कहा है उससे आप इत्तफाक करते हैं नहीं करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोना इलाही इश्तिहारी करार दिए गए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और साथ ही मुझे बताइएगा, बल्कि मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जो PTI के रहनुमा हैं जी नजीब हारून, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और साइफर को एक ड्रामा करार दिया है मुशीर जो है अमरीकी सदर उन्होंने, और कहा है कि इससे जग हंसाई हुई। इसके बारे में आप एग्री करते हैं या नहीं करते। और जो लाहौर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और जिस तरह से गड़े पड़े हुए हैं और लोगों बेचारों की ज़िंदगियाँ जो हैं इस वक्त किस तरह के हालों में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मोहसिन नकवी के बारे में शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा है, क्या आप उसे एग्री करते हैं या नहीं करते। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।